हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या इसको अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट, या इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद या माइक्रो जो गैमीट्स हैं उनकी जो उत्पत्ति है, उनका जनन होना ही क्या कहलाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बच्चों, जो मेल गैमेटोफाइट हैं ये कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, इनकी जो इनिशियल सेल हैं वो क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं या माइक्रोगैमीट्स हैं वे बनते हैं। इसलिए माइक्रोस्पोर्स आल्सो कॉल्ड इज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। इसीलिए जो माइक्रोस्पोर हैं, जो पोलन ग्रेन हैं, वे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि ये जो मेल गैमीट्स हैं या माइक्रोगैमीट्स हैं ये माइक्रोस्पोर से ही डेवलप होते हैं। इसीलिए माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, पोलन सेक के अंदर आपको मालूम है खूब सारी संख्या में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, टेट्राड्स इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल टेट्राड्स पोजीशन में ये अरेंज रहते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन माइक्रो, इनका अरेंजमेंट देखो, तीन माइक्रोस्पोर आपको सामने दिखाई देंगे और चौथा इनके बैक साइड में होगा। यह पोजीशन क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। इसलिए इनको बोलते हैं चतुष्क बीजाणु, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। अब बच्चों, इनके बीच की जो वॉल है वो क्या है, घुल जाती है, भित्ति मध्य भित्ति घुल जाती हैं और चारों ही जो पोलन ग्रीन्स हैं या माइक्रोस्पोर हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों पोलन ग्रेन में से जो एक माइक्रोस्पोर है यह उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर माइक्रोस्पोर। एक मैच्योर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो यह डबल मेम्ब्रेन के द्वारा यह घिरा रहता है। डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली का आवरण मिलता है। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जो बाह्य झिल्ली है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं और इसमें अलग अलग संरचना युक्त इस पे कंटक मिलते हैं, ऑर्नामेंटल्स मिलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्साइन। बाह्य भित्ति आल्सो कॉल्ड इज एक्साइन। आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। यह नॉन इलास्टिक होती है। बच्चों, एक्साइन के जस्ट नीचे जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंत झिल्ली होती है, वो क्या कहलाती है, इंटाइन। और इसकी नेचर देखें तो यह कैसी होती है, थिन होती है, पतली भित्ति वाली होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इसमें तनन सामर्थ्य का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो इंटाइन है वो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ कैसा होता है, डेंस, सघन होता है और लगभग सेंटर में क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस मिलता है। बच्चों, इसमें एक बड़ी वैक्यूल्स मिलती है, रसधानी मिलती है जो न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देती है। धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जाता है, छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलकर बड़ी वैक्यूल्स का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे जैसे वैक्यूल्स का आकार बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस को एक तरफ परिधि की ओर इसको धकेल दिया जाता है। तो ये थी ए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर माइक्रोस्पोर्स। बच्चों, अब एक छोटे से माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो इसका जो डेवलपमेंट है दो कंडीशन में होता है। आपको मालूम है कि जो माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो अब ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन का मतलब क्या है, एक जगह से जो पोलन ग्रेन है एक जगह से दूसरी जगह पर इनका ट्रांसफर होता है। तो प्री पोलिनेशन स्टेज की बात करते हैं। पोलिनेशन से पहले के चेंजेस होते हैं और कुछ
चेंजेस पॉलिनेशन के बाद होते हैं। तो पॉलिनेशन से पहले के जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो देखें तो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है केवल वो ही क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से अनइक्वल असमान दो भागों में बंट जाता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी हेल्प से यह दो अनइक्वल शेप में बंट जाता है। जो बड़े आकार का जो न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का दो भागों में बंटना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक विभाजन। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजन, और उसके बाद फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस के दौरान जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियस दो अनइक्वल भागों में बंट जाता है, दो असमान भागों में बंट जाता है। ठीक है, जो बड़े आकार का जो न्यूक्लियस है, जो लगभग सेंटर में होता है, बड़े आकार का जो न्यूक्लियस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो छोटे आकार का और परिधि की तरफ जो पेरिफेरल परिधि की तरफ जो न्यूक्लियस है, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है दो अनइक्वल भागों में बंट जाता है। बड़े आकार का जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव कहलाता है, और छोटे आकार का न्यूक्लियस जनरेटिव कहलाता है। बच्चों, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद अब क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, केंद्रकों का विभाजन कंप्लीट होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य का जब विभाजन कंप्लीट हो जाए तो अब अपने बोल सकते हैं कि दो प्रकार की सेल कंप्लीट हो गई है। दो प्रकार की जो सेल हैं वो कौन सी हैं, बड़े आकार की जो सेल हैं वो क्या कहलाती हैं, वेजिटेटिव सेल्स, और छोटे आकार की स्पिंडल शेप की जो सेल हैं वो क्या कहलाती हैं, जनरेटिव सेल्स। बच्चों, जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल में अब आगे और विभाजन नहीं होंगे। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में जो बड़े आकार की वेजिटेटिव सेल है, अब इसमें आगे और विभाजन नहीं होंगे। लेकिन जो छोटे आकार की जो स्पिंडल शेप की जनरेटिव सेल है, अब उसमें क्या होगा, आगे विभाजन होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखो कि एक सेल के अंदर दो यहां पर न्यूक्लियस हैं, यानी दो यहां पर सेल हैं, तो ये क्या है, टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लियेट स्टेज। न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, दो, बाई न्यूक्लियेट स्टेज। बच्चों, एंजियोस्पर्म की लगभग 60% स्पीसीज के अंदर बाई न्यूक्लियेट स्टेज के दौरान पॉलिनेशन होता है, यानी परागण होता है, यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। यानी पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। कौन सी स्टेज में, अगर अपने बात करें कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म में बाई न्यूक्लियेट स्टेज में पॉलिनेशन होता है। बच्चों, बाकी का जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी पॉलिनेशन हो जाने के बाद जो डेवलपमेंट है वो है। यहां तक पॉलिनेशन से पहले जो डेवलपमेंट था वो था। ठीक है, तो बाई न्यूक्लियेट स्टेज में लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म है बाई न्यूक्लियेट स्टेज के दौरान पॉलिनेशन होता है, और बाकी जो 40% जो एंजियोस्पर्म है वो ट्राई न्यूक्लियेट स्टेज में पॉलिनेटेड होते हैं या पॉलिनेशन होता है। अब बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एक्साइन है इसके चारों ओर लगातार नहीं होती, कुछ स्थानों पर जो एक्साइन है वो सिर्फ इंटाइन के रूप में ही होती हैं, वो सिर्फ इंटाइन के रूप में होती हैं, पतली भित्ति के रूप में होती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज जर्मपोर। उनको अपने क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। ठीक है, और डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में जर्मपोर की संख्या कितनी होती है, 1 2 3।
डाइकोट्स, जितने भी डाइकोट्स हैं उसमें जर्मपोर की संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं। और मोनोकोट में जर्मपोर की संख्या कितनी होती है? केवल 1 ही होती है। तो ये जर्मपोर वास्तव में ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां से एंटाइन है वो क्या है, आउटग्रोथ के रूप में पोलन ट्यूब बनाती है, आउटग्रोथ के रूप में पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहते हैं? न्यूक्लियस रहते हैं, केंद्रक रहते हैं। बच्चों यहां पर 2 केंद्र के अवस्था में जब इसका पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के दौरान जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स हैं वे स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। और स्टिग्मा के ऊपर वे क्या करते हैं, जो मॉइस्चर है, नमी है, जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के कारण इनके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे अंदर का जो प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो दबाव है उसके कारण जो एंटाइन है पोलन ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकल जाती है। और एंटाइन बाहर की तरफ कहां से निकलती है? जहां पर जर्मपोर होते हैं, जहां पर जर्मपोर होते हैं उनमें से होकर एंटाइन जो है, अंतःझिल्ली है, पोलन ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। बच्चों अब इस पोलन ट्यूब में जो दोनों सेल हैं, सबसे पहले जो वेजिटेटिव सेल हैं वो एंट्री करती हैं। पोलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले जो वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका है, वो सबसे पहले एंट्री करती हैं। और उसके बाद फिर जनरेटिव सेल हैं वो एंट्री करती हैं। तो इस प्रकार पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर दोनों ही सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, दोनों ही पोलन ट्यूब के अंदर एंट्री कर जाती हैं। बच्चों ये जो स्टेज है ये आफ्टर पॉलिनेशन स्टेज है, पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट है। बच्चों अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव जो सेल हैं उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होंगे, विभाजन नहीं होंगे। विभाजन सिर्फ अब किस में होंगे? जनरेटिव सेल में होंगे। तो पोलन ट्यूब में सबसे आगे की तरफ वेजिटेटिव सेल है और उसके पीछे की तरफ क्या है? जनरेटिव सेल। बच्चों अब जनरेटिव सेल में अब एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, एक और समसूत्री विभाजन होगा, जिसके दौरान रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा? जनरेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन और होने के बाद अब 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। और ये दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं, दोनों ही न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? 2 मेल गैमीट्स। इन्हीं दोनों न्यूक्लियस को अब क्या बोलते हैं? नर गैमीट बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कंडीशन है वो कैसी है? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक सेल किसकी है? वेजिटेटिव सेल की, जो सबसे पोलन ट्यूब में सबसे आगे की तरफ होती है, टिप पार्ट में होती हैं। और वेजिटेटिव सेल के जस्ट पीछे 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। और ये 2 मेल गैमीट्स कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। तो इस प्रकार पोलन ट्यूब के अंदर 3 न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। 3 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस किसका है? वेजिटेटिव सेल का। और 2 न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर क्या होगा कि जो मेल गैमेटोफाइट हैं, दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम ए मैच्योर माइक्रोस्पोर, आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।